हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह जालौन टीपीएस सपोर्टर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम पढ़ रहे थे निषेचन से पहले कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले हमने मेल सेक्स ऑर्गन अर्थात जो नर पुष्प होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं बनती है और कौन कौन सी घटनाएं होती है उनका अध्ययन कर लिया था। और इसके बाद हम मादा जो पुष्प होता है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं बनती है और कौन कौन सी घटनाएं होती है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने स्त्री केशर अर्थात अंडक का अध्ययन कर लिया था, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। और इसके अलावा जो स्त्री केशर का जो अंडाशय होता है उसके अंदर जो बीजांड पाया जाता है, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया था कि जो बीजांड है उसकी संरचना कैसी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, तो आप सिस्टमेटिक ढंग से ही इनको पढ़ोगे तभी आपको सारी चीज़ें क्या है एकदम बिल्कुल क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा हो गया था क्या, स्त्री केशर के बारे में आपको पता लग गया। और स्त्री केशर के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, बीजांड की संरचना कैसी होती है वो हमने पढ़ लिया था। अब इसमें कौन सी घटना होती है मादा पुष्प में वो हम देखेंगे। तो वो घटना है गुरु बीजाणु जनन। कौन सी घटना है? गुरु बीजाणु जनन। नर में हमने पढ़ी थी लघु बीजाणु जनन। वही लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। वही गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है, मेगास्पोर मदर सेल, वो अर्धसूत्री विभाजन में जाकर, कौन से वाले विभाजन में जाकर? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस में जाकर क्या बनाती है? गुरु बीजाणु बनाती है, मेगास्पोर बनाती है। और गुरु बीजाणुओं के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो ये जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है ये 2n होती है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, मैंने यहाँ पे लिखा गुरु बीजाणु मातृकोशिका, मेगास्पोर मदर सेल, इसको भी MMC कहा जाता है, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। कैसी होती है ये? 2n। कैसी होती है? द्विगुणित। और ये फिर किस में जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में। किस में जाती है ये? अर्धसूत्री विभाजन में। इसमें क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है भाई इसमें? मियोसिस। और ये किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु। मेगास्पोर क्या कहा जाता है इसको? मेगास्पोर, ठीक है ना। और ये जो मेगास्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब ये गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें हम सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे, ठीक है ना, डायग्राम से समझेंगे, जिससे आपको बड़ा अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जैसे आपको बीजांड की संरचना पूरी पता है, ठीक है। तो बीजांड में, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश का परिवर्तन कैसे होता है? भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है? भ्रूण कोश कैसे बनता है बीजांड के अंदर? वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो भ्रूण कोश होता है वो क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भ्रूण कोश है, पता है ना आपको, भ्रूण कोश को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोसिक। ये होता है मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है इसको? मादा युग्मकोद्भिद। फीमेल गैमेटोफाइट, क्या कहते हैं इसको? फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, ठीक है ना। और मेल गैमेटोफाइट कौन होता है? परागकण, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और भ्रूण कोश क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। और भ्रूण कोश किसके अंदर पाया जाता है? बीजांड के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? बीजांड के अंदर। तो ये भ्रूण कोश का परिवर्धन कैसे होता है? भ्रूण कोश कैसे बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है?
वो हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गुरु बीजाणु जनन पूरा कंप्लीट हो गया आपको कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। इनकी सूत्र गुणता भी ध्यान रखना, जो अर्धसूत्री विभाजन में जाकर गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है और गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब देखो ये होता कैसे है भाई, आपने न्यूसेलस के बारे में पढ़ा है, बीजांड में न्यूसेलस, भाई बीजांड का जो शरीर है वो क्या कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है। तो जो न्यूसेलस होता है ना, बीजांड काय होता है, उसकी एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ध्यान से देखना, उसकी एक कोशिका आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो ये बीजांड काय है, बीजांड काय की कोशिकाएं आपको बताया ना किसकी बनी होती है, मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, मृदुतकीय होती है, इस बात को आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर ये कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और ये इसके अंदर केंद्रक है, इसमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है ना, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। और एक बड़ा क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखना, एक कोशिका आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब जो कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है ना, वो काम करती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह। तो इसको हम कहेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहेंगे इसको हम, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वो कैसे बनी कि भाई जो बीजांड का है, पता है आपको बीजांड का है, भाई बीजांड का शरीर क्या कहलाता है, बीजांड का है। तो बीजांड काय की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, मतलब जीव द्रव्य उसमें भरा हुआ होता है बहुत ज्यादा, केंद्रक भी होता है और आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्या कहेंगे उसको, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसको, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये वाली जो कोशिका है वो कौन सी हो गई, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है भाई, हो गया इतना क्लियर। और इसके चारों ओर बना देता हूँ, इसके चारों ओर अन्य जो कोशिकाएं हैं, कौन सी वाली कोशिकाएं, बीजांड काय की कोशिका हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार से छोटी छोटी है, जो मैंने इसके चारों ओर बना दी भाई, इससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, बीजांड काय की कोशिकाएं, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। तो ये बीजांड काय की और सारी क्या हो गई, कोशिकाएं हो गई। और एक कोशिका आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई। इन्हीं में से पहले वो ऐसी थी लेकिन अब आकार में बड़ी हो गई, मैंने दिखा दिया रेड कलर से। तो क्या कहेंगे उसको, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। हो गया इतना क्लियर। ये हो गया आपका ए नंबर डायग्राम, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, मेगास्पोर मदर सेल, अब ये जाती है मियोसिस में, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है ये, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अब जैसे आगे क्या होता है, जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो इसमें दो क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। इसमें आगे क्या होती है, इसमें विभाजन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इसमें विभाजन होगा तो ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, पहले दो गुरु बीजाणु बनाती है, गुरु बीजाणु द्वितीयक बनाती है और इसके बनाती है गुरु बीजाणु चतुष्क, गुरु बीजाणु चतुष्क, मेगा स्पोर टेट्राड, अर्थात 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो जो द्वितीयक है उसको छोड़ देता हूं, उसका डायग्राम मैं डायरेक्ट बना रहा हूं आपको कि ये जो कोशिका है, गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, वो अर्धसूत्री विभाजन में जाकर इस प्रकार से, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया भाई कितनी कोशिकाएं बनाती है, ये 4 कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार से ये 4 कोशिकाएं बनाती है। इनको क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं इनको, गुरु बीजाणु, अर्थात 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और इसके चारों ओर ये वाली जो सेल्स हैं वो तो आपको पता ही है, जो बीजांड काय की जो और जो कोशिकाएं हैं वो इसके चारों ओर ये कोशिकाएं हैं, ठीक है ना भाई। इतना क्लियर हो गया आपको, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो आप देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में गई और कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण किया, 4। भाई ये 4 गुरु बीजाणु, ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला, ये चारों क्या है, गुरु बीजाणु, ठीक है ना। ये चारों जो हैं वो क्या है, गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर। ये जो चारों संरचनाएं बनी है ना, इनको क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर कहते हैं इनको, ठीक है ना। और गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन। तो भाई गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहाँ से बनी, बीजांड काय जो है उसमें से एक कोशिका बड़ी हो गई, सघन जीव द्रव्य वाली हो गई, केंद्रक युक्त हो गई, ठीक है ना। अब वो अर्धसूत्री विभाजन में जाकर क्या करती है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। हालांकि इससे पहले विभाजन होगा तो उसमें क्या बनेंगे, 2 गुरु बीजाणु द्वितीयक बनेंगे, फिर मैंने डायरेक्ट बना दिया, यहाँ पर कितने बन गए, 4। तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ध्यान रखना, एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में जाकर कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो 4 गुरु बीजाणु बन गए। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं ना, इनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं,
ठीक है ना। इनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट। तो इसमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब आगे जो एक विकास होगा ना, मैं लिख देता हूं यहां पर 3 गुरु बीजाणु नष्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। टोटल बनते कितने हैं, 4। मैंने लिख दिया 4 गुरु बीजाणु। 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब आगे केवल एक का ही विकास होगा। आगे केवल एक ही गुरु बीजाणु क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। भाई आगे एक गुरु बीजाणु से ही क्या बनेगा, भ्रूण कोष बनेगा, क्योंकि बीजांडकाय के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। तो भ्रूण कोष कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वही तो हम चीज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 गुरु बीजाणु बने, 4 बने, 4 में से 3 क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब बचा कितना, एक गुरु बीजाणु। तो एक जो बचा हुआ गुरु बीजाणु है वो क्या बनाएगा, भ्रूण कोष बनाएगा। भ्रूण कोष क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद, क्योंकि इसमें क्या होता है, मादा युग्मक होते हैं, जो आपको पता है, ठीक है ना। तो इस कारण से इस प्रकार का जो विकास होता है ना भ्रूण कोष का, कि एक अकेले गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोष बनता है, तो इस प्रकार के विकास को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, एक बीजाणु विकास। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि भाई एक बीजाणु विकास क्या है, क्योंकि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन एक तो क्या हो गया, नष्ट हो गया, डैमेज हो जाते हैं, 3 सॉरी, ठीक है, 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक अकेला जो गुरु बीजाणु है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, भ्रूण कोष बनाएगा, मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा। तो इस प्रकार का जो विकास है वो क्या कहलाएगा, एक बीजाणु विकास। अर्थात एक अकेला गुरु बीजाणु क्या बनाता है भाई, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। इस कारण से इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, एक बीजाणु विकास। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं भाई कि भाई भ्रूण कोष या फीमेल गैमेटोफाइट जिसको कहा जाता है, उसके विकास को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई गुरु बीजाणु मात्र कोश का 4 गुरु बीजाणु बनाती है, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं। एक अकेला जो गुरु बीजाणु है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, भ्रूण कोष बनाएगा। इस कारण से इस प्रकार के विकास को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। तो ये जो अकेला एक गुरु बीजाणु बचा है, ठीक है ना, इसको हम भ्रूण कोष की प्रथम कोशिका कह सकते हैं। एक जो गुरु बीजाणु है, इसको क्या कह सकते हैं हम, भ्रूण कोष की प्रथम कोशिका। भाई पहली कोशिका तो है ये गुरु बीजाणु, क्योंकि इसी से क्या बनने वाला, भ्रूण कोष बनने वाला है। तो ध्यान रखना, ये जो गुरु बीजाणु है, मैं लिख देता हूं एक गुरु बीजाणु, इसको हम क्या कह सकते हैं, भ्रूण कोष या फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका। तो यहां लिख देता हूं मैं, भ्रूण कोष की कैसी कोशिका हो गई, ये फर्स्ट सेल हो गई कि नहीं हो गई भाई, प्रथम कोशिका हो गई कि नहीं हो गई। तो ये एक जो गुरु बीजाणु है जो सक्रिय है, भाई 3 तो क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, नष्ट हो गए। तो एक गुरु बीजाणु कौन सा वाला, सक्रिय, निष्क्रिय तो हो गए, वो तो काम की नहीं है भैया। तो एक जो गुरु बीजाणु है जो सक्रिय है, जो आगे भ्रूण कोष बनाएगा, क्या हम उसको भ्रूण कोष की प्रथम कोशिका कह सकते हैं, यस कह सकते हैं भाई। ये क्या है, भ्रूण कोष की प्रथम कोशिका है, ठीक है ना। तो एक अकेला गुरु बीजाणु जो सक्रिय है वो भ्रूण कोष की प्रथम कोशिका कहलाता है, और जो आगे चलकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा भाई, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो, अब ये जो अकेला गुरु बीजाणु बचा है वो क्या काम करेगा, ठीक है ना। अब इसमें विभाजन चालू होगा, समसूत्री विभाजन, केंद्रक विभाजन होता है इसमें। तो अब देखो ध्यान से, सारे जो डायग्राम है उनको देखना ध्यान से आप, ठीक है। तो अब 3 कोशिका तो क्या हो गई, नष्ट हो गई, केवल एक कोशिका बची है। अब एक जो कोशिका बची है उसको देखना आप ध्यान से। तो एक जो कोशिका बची है, अब उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार से ये कोशिका है, इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो एक केंद्रक है उससे कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 केंद्रक। ध्यान रखना, ये कोशिका विभाजन नहीं कह सकते इसको, वैसे देखा जाए तो ये केंद्रक विभाजन होता है, क्योंकि केंद्रक 1 से 2 बन जाते हैं और उनके चारों तरफ किसी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता। इस कारण से इसको हम प्रारंभ में, शुरुआत में इसको मुक्त केंद्र की विभाजन कह सकते हैं। तो वही एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, 2। जैसे मान लो 3, तो ये क्या हो गई, नष्ट हो गई। आगे मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। ये 3 तो क्या हो गए, 3 जो मेगा स्पोर है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। और एक जो मेगा स्पोर है वही क्या है, एक्टिव है। एक जो मेगा स्पोर है वही क्या हो गए, एक्टिव है। ये तो 3 तो क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, ठीक है ना, निष्क्रिय हो गए। ये 3 तो जो मेगा स्पोर है वो तो कैसे हो गए, निष्क्रिय हो गए। और ये वाला जो मेगा स्पोर है वो कैसा है, सक्रिय है। और ये जो सक्रिय मेगा स्पोर है वही क्या बनाएगा, भ्रूण कोष बनाएगा। तो पहले तो इसमें एक केंद्रक था, अब इसमें क्या हुआ भाई, विभाजन हुआ, माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, तो आप क्या देख रहे हो, दोनों केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पे चले जाते हैं। ध्यान रखना, बीच में नहीं रहते,
एक केंद्रक से यहाँ पे एक केंद्रक है, यहाँ पे कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक। तो एक केंद्रक इस वाले ध्रुव पे चला गया और एक केंद्रक इस वाले ध्रुव पे चला गया, अर्थात दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट माइटोसिस हुआ, पहला समसूत्री विभाजन हुआ। अब इसके बाद इसमें बैक टू बैक लगातार 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। तो पहला समसूत्री विभाजन हो गया, पहला समसूत्री विभाजन होने के बाद फिर क्या होगा भाई? दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। फिर क्या होगा? दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो कितने केंद्रक और बनेंगे? 2 और बनेंगे भाई, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे। तो जैसे मैं इनको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक केंद्रक ये बन गया और एक केंद्रक आपका ये बन गया, ठीक है ना। इनको भी मैं रेड करके दिखा देता हूँ भाई, एक केंद्रक आपका ये बन गया, एक केंद्रक ये। तो इससे 2 बन गए और इससे दोनों बन गए, ये दोनों भी क्या हो गए? विपरीत ध्रुवों के हो गए। ये कौन सा माइटोसिस हो गया? सेकंड। भाई पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो ये वाली कंडीशन, सेकंड जो माइटोसिस हुआ, द्वितीय समसूत्री विभाजन हुआ, उसमें ये वाला हुआ। बैक टू बैक हो रहा है माइटोसिस, ठीक है ना। केंद्रकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा। भित्ति का निर्माण बाद में होता है, भित्ति का निर्माण बाद में होता है, जो आपको मालूम चल जाएगा। फिर इसमें एक बार और हो रहा है माइटोसिस, भाई इसमें एक बार और हो गया माइटोसिस। तो इसमें जब एक बार और हो गया माइटोसिस तो इस प्रकार की कंडीशन बन गई। अब 2 से कितने हो जाएंगे भाई? 4 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे भाई? इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, तो 4 केंद्रक तो यहाँ पे बन गए इस वाले एंड पर, इस वाले ध्रुव पर, और 4 केंद्रक कहाँ पे बन गए? इस वाले ध्रुव पे बन गए। तो इस प्रकार से 4 केंद्रक बन जाते हैं। 4 इस वाले पर हो गए, 4 इस वाले पर हो गए। क्लियर हो गया ना भाई आपको? देखो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 क्या बन गए? गुरु बीजाणु बन गए। 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। अब एक जो अकेला गुरु बीजाणु बचा है, सक्रिय है, वो आगे चलकर क्या बनाएगा? भ्रूण कोश। इसलिए इस सक्रिय गुरु बीजाणु को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका। अब इसमें क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए? 2। फिर आगे जाके सेकंड माइटोसिस हुआ, फिर 2 से कितने बन गए? 4। फिर थर्ड माइटोसिस हुआ। तो ध्यान रखना कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? 3। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, अलग से आसमान से टपक के नहीं आते, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान रखने की बातें हैं, जो चीजें चल रही है बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से, वो आपको ध्यान रखना सारा कुछ। तो यहाँ पर कितने केंद्रक बन गए भाई? 4 केंद्रक बन गए। कितने केंद्रक बन गए? 4। अभी तक देखो, आप देख रहे हो क्या है इसमें? बॉडी वॉल बना है, अर्थात भित्ति का निर्माण हुआ नहीं है। अब भित्ति का निर्माण होता है। जैसे मैंने डाला भाई, इसको ए नंबर डायग्राम कर दिया, इसको वी नंबर कर दिया, मान लो इसको मैंने सी नंबर कर दिया, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये कौन सा हो गया? एफ। इनसे आप ध्यान रख सकते हो। बैक टू बैक माइटोसिस हुआ 3 बार, ठीक है ना। चारों केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। अब देखो आगे क्या हो। अब भित्ति का निर्माण होता है। तो भित्ति का निर्माण कैसे होता है? चलो थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। अब ये जो भ्रूण कोश है वो थैले के आकार का होने लगता है, इस प्रकार से थोड़ा सा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये होने लग जाता है। अब इनमें से ये 4 जो केंद्रक है ना, विपरीत ध्रुवों की ओर है, इनमें से एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक कहाँ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं भाई। एक केंद्रक जैसे मान लो ये आ गया, और एक केंद्रक मान लो ये आ गया। अब जो केंद्रक बीच में आ जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं उनको? ध्रुवीय केंद्रक। ध्यान रखना, ये 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भ्रूण कोश होता है ना, उसमें कितने ध्रुवीय केंद्रक होते हैं? 2। मैं यहाँ पे नामांकित भी कर देता हूँ। ये वाले जो दोनों केंद्रक हैं, ये क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक। क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक। और ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय कोशिका। क्या बनाते हैं? केंद्रीय कोशिका, जो मैं आपको आगे वाले डायग्राम में दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था भाई, 4 केंद्रक बने, 4 इस वाले ध्रुव पर, 4 इस वाले ध्रुव पर। अब 4 में से एक कहां पर आ गए? बीच में। अब बताओ इस पर कितने बचे? 3। और यहां पर भी कितने केंद्रक बचे? 3। अभी जो केंद्रक बचे हैं, इनकी चारों तरफ भित्ति का निर्माण क्या हो जाता है भाई? चालू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भाई, इस प्रकार से ये कोश भित्तियों को बनना चालू हो जाता है। तो जैसे मान लो एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई, और एक कोशिका इस प्रकार से ये बन गई, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इस प्रकार से 3 कोशिकाएं बन गई। इनकी चारों तरफ भित्ति का बनना चालू हो गया। इसके अंदर एक केंद्रक बना दिया, ये केंद्रक और ये केंद्रक, ठीक है ना। इसमें 2 ये सहायक कोशिकाएं होती है। अभी मैं इस वाले एंड पे बना रहा हूँ, फिर नीचे बना दूंगा इनको, इस वाले एंड पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली दोनों कोशिकाएं हैं ना, ये तो कौन सी कोशिकाएं हो गई? सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका हो गई भाई? सहायक कोशिका, ठीक है ना। और ये वाली जो कोशिका है ना, बीच वाली कोशिका, ये हो गई अंड कोशिका। ये वाली कौन सी हो गई भाई? अंड कोशिका, ठीक है ना। और इस वाले पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। इस वाले पर 3 क्या होती है? प्रतिमुखी कोशिका। तो उनकी चारों तरफ इस प्रकार से केंद्र के चारों तरफ क्या बन जाता है भाई? ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। तो इनको मैं नोट कर देता हूं यहाँ पर, प्रतिमुखी कोशिका, या इनको प्रतिव्यासांत कोशिका भी कहते हैं। प्रतिमुखी, या इनको क्या बोलते हैं? प्रतिव्यासांत कोशिका।
ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी होती है 3। अभी डेवलपमेंट हो रहा है आगे, ठीक है ना, मैंने इस वाले एंड पे बना दिया, अभी आपको देखना क्या होता है। तो अब आगे क्या हुआ, इनमें से एक केंद्रक बीच में आ गया, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो भ्रूणकोश में कितने ध्रुवीय केंद्रक होते हैं 2, और दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर क्या बनाएंगे केंद्रीय कोशिका। अब 3 केंद्रक यहाँ बचे, 3 केंद्रक यहाँ बचे, 3 केंद्रक के चारों तरफ भित्ति बनना चालू हो गई। तो अब क्या बन गए भाई सहायक कोशिका। भाई केंद्रक के चारों तरफ जब भित्ति बन जाएगी तो कोशिका बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी वो। तो 2 क्या बन गए सहायक कोशिका, और 1 क्या बन गई अंड कोशिका, और यहाँ पर क्या बन गई 3 प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिका। इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अब जब ये परिपक्व हो जाता है भ्रूणकोश, तब ये कैसा दिखाई देता है वो बताता हूं मैं आपको। जब भ्रूणकोश कैसा हो जाता है भाई परिपक्व, तो इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है। अब इसका आगे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ये परिपक्व होगा, तो वही ये कैसा दिखाई देगा, तो वो पूरा मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से क्या हो जाएंगी भाई क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से थैलेनुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है इस प्रकार से थैलेनुमा। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ इसमें, तो इसमें 3 कोशिकाएं हैं आपकी। कितनी कोशिकाएं होती है भाई 3 कोशिकाएं। एक कोशिका जैसे मैंने ये बना दी यहाँ पर, और एक कोशिका जैसे मैंने ये बना दी, और एक कोशिका आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये 3 कोशिका है, क्योंकि अब केंद्रक के चारों ओर क्या बन चुकी है भित्ति बन चुकी है, तो ये क्या हो जाएगी 3 कोशिका। तो ये जो 3 कोशिका है ना, इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कोशिका। तो ये वाली कोशिकाएं कौन सी हो गई भाई, मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या कहते हैं इनको, प्रतिव्यासांत कोशिका, या इनको क्या कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। ये हो गई आपकी प्रतिमुखी कोशिका। इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको एंटीपोडल। क्या कहा जाता है इनको एंटीपोडल सेल्स। 3 होती है। कितनी होती है 3 होती है, ठीक है ना। अब इसमें से नीचे देखो, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं ये। नीचे से देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे इस प्रकार से 2 कोशिकाएं इस प्रकार से बन जाती है। एक कोशिका तो ये बन गई ये वाली, ठीक है ना, और एक कोशिका इसमें ये वाली बन जाती है, और एक इनके ऊपर होती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एक का मैंने केंद्रक जैसे ये बना दिया, ये वाली सेल, एक वाली सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, ठीक है ना। तो 3 कोशिकाएं यहाँ बन गई, 3 कोशिकाएं यहाँ पे बन गई, और इसके अंदर कुछ इस विशेष प्रकार की इस प्रकार से कुछ संरचनाएं पाई जाती है। अभी देखना हम डिस्कस करेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, और बीच में जो 2 केंद्रक हैं बनाए थे ना मैंने आपको, तो ये भी आपस में क्या हो जाते हैं संयुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से। ये कोशिकाएं 2 बन जाती है इस प्रकार। इसके अंदर ये केंद्रक हो गया, इसके अंदर ये केंद्रक हो गया। तो ये वाली जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका हो गई, केंद्रीय कोशिका, ठीक है ना। ये एक परिपक्व भ्रूणकोश हो गया। ये क्या हो गया, एक परिपक्व मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। भाई ये क्या हो गया, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये देखो परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना है ना, वो ऐसी होती है। परिपक्व भ्रूणकोश की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है। एक परिपक्व भ्रूणकोश ऐसा होता है। भाई दिखा क्लियर आपको, ये क्या हो गया एक परिपक्व भ्रूणकोश। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, भाई ये जो डायग्राम है वो क्या है, एक परिपक्व भ्रूणकोश। भ्रूण क्या है, ये कोश, कोश नहीं है ये, भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसिक परिपक्व भ्रूणकोश, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहा जाता है इसको, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब देखो आगे 3 तो क्या हो गई यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये इनको क्या कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में ये 2 ध्रुवीय केंद्रक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं केंद्रीय कोशिका। तो ये वाली जो कोशिका हो गई वो कौन सी कोशिका हो गई आपकी, केंद्रीय कोशिका। कौन सी कोशिका हो गई, केंद्रीय कोशिका। 2 केंद्रक है तो केंद्रीय कोशिका कैसी हो जाती है 2n, पता है ना आपको केंद्रीय कोशिका कैसी होती है 2n। वही n + n, केंद्रक कैसे होते हैं n, तो क्या हो गया यहाँ पर 2n हो गई, ठीक है ना। अब ये वाली जो संरचना है पूरी, ये वाली ये संरचना है जो माइक्रोपाइलर एंड अर्थात बीजांड द्वार वाली छोर पर पाई जाती है संरचना। ये वाली जो ये तो निवाहक की तरफ बनती है, ध्यान रखना, प्रतिमुखी कोशिका निवाहक की ओर बनती है। कैलेजल एंड, कैलाजा जो एंड होता है पता है ना आपको, कैलाजा। माइक्रोपाइलर मतलब बीजांड द्वार जो होता है उसके विपरीत क्या होता है, कैलाजा एंड होता है, ठीक है ना, निवाहक छोर होता है। तो निवाहक की ओर ये कोशिकाएं बनती है, कौन सी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड का मतलब बीजांड द्वार वाला जो सिरा होता है ना, बीजांड की संरचना पढ़ी है ना आपने, उसमें ये संरचना पाई जाती है, जिसमें 3 कोशिकाएं होती है। तो ये जो पूरी की पूरी जो संरचना है ना, ये पूरी की पूरी जो संरचना, इसको कहते हैं एग अपैरेटस अर्थात अंड उपकरण।
ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाएगा? अंड उपकरण। ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी जो संरचना है क्या कहा जाएगा इसको? अंड उपकरण, एग अपैरेटस। अब ये जो एग अपैरेटस है, मैंने पहले भी कहा था आपको 11th क्लास में कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर कि जो एग अपैरेटस होता है, अंड उपकरण होता है, उसमें कितनी कोशिकाएं होती है? 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। अब 3 कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो आपको दिखाई देगी ये वाली जो कोशिका है, ये कौन सी कोशिका होती है? अंड कोशिका, एग सेल। क्या कहा जाता है इसको? अंड कोशिका कहा जाता है। और ये दोनों जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली और एक कौन सी? ये वाली, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। क्या कहा जाता है इनको? सहायक कोशिका। ठीक है ना। तो ये जो अंड उपकरण है इसमें कितनी कोशिकाएं होती है? 3। कितनी कितनी भाई? एक तो अंड कोशिका होती है और 2 क्या होती है? सहायक कोशिकाएं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अंड उपकरण में 3 कोशिकाएं होती है। अंड उपकरण का निर्माण 3 कोशिकाएं करती है, एक अंड कोशिका और 2 कितनी? सहायक कोशिकाएं। अब देखो आप सहायक कोशिकाएं है ना, इनमें आपको कुछ इस प्रकार से तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है आपको तंतुनुमा संरचना। ठीक है ना। इनको कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, तंतु रूप समुच्चय। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इनको क्या कहा जाता है? तंतु रूप समुच्चय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तंतु रूप समुच्चय, ये वाली जो स्ट्रक्चर, जो सहायक कोशिकाओं में आपको जो तंतुनुमा संरचना दिखाई दे रही है ना, इनको क्या कहा जाता है? तंतु रूप समुच्चय कहा जाता है। अब ये कार्य क्या करती है? इनका कार्य क्या है? तो जैसे आपको पता है, ये जो भ्रूण कोश है वो बीजांड के अंदर होता है, और बीजांड किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर होता है। तो आपको पता है अंडाशय में क्या आती है? पराग नली आती है। तो पराग नली में क्या आते हैं? नरयुग्मक आते हैं। भाई पराग नली में क्या आते हैं? 2 नरयुग्मक आते हैं। और नरयुग्मक किसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं? मादा युग्मक, क्योंकि ये किसका काम करते हैं? मादा युग्मक का काम करते हैं। जितनी भी सारी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? मादा युग्मक होती है। हालांकि नरयुग्मक केवल किसके साथ जुड़ता है वो आपको पता है, केंद्रीय कोशिका के साथ और अंड कोशिका के साथ। बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो एक केंद्रीय कोशिका और एक कौन सी? अंड कोशिका, ये मादा युग्मक का काम करती है। तो भाई नरयुग्मक तो आएगा, भाई मेल तो किसके पास आएगा? फीमेल के पास आएगा। नरयुग्मक किसके पास आएगा? मादा युग्मक के पास आएगा। तो जो पराग नली आ रही है ना, उसको दिशा निर्देशित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तंतु रूप समुच्चय के द्वारा। वही जो पराग नली है उसको दिशा निर्देशित करने का, कि वो बीजांड में से भ्रूण कोश के अंदर एंट्री करे, भ्रूण कोश के अंदर आए, क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट, मादा युग्मक, और मेल गैमेट को किसके पास जाना है भाई? किससे मिलना है? उसको किससे मिलना है भाई? फीमेल गैमेट से मिलना है भाई। नर युग्मक को किससे मिलना है? मादा युग्मक से मिलना है। तो उसको जो दिशा, और नर युग्मक है किसमें? पराग नली में। तो पराग नली को दिशा निर्देशित करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तंतु रूप समुच्चय के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि तंतु रूप समुच्चय का कार्य क्या है? पराग नली को दिशा निर्देशित करना। ठीक है ना। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश का परिवर्धन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो बड़े मैंने आसान चित्रों में यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब एक जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है वो कैसा होता है, तो आप देखो तो अगर, तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती है भाई? 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं, काउंटिंग करो आप भाई। 3 तो क्या हो गई? प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो निभाग वाले छोर पर होती है, कैलेजल एंड पर होती है, इनको एंटीबॉडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं भाई। एक ये वाली कोशिका कौन सी हो गई? केंद्रीय कोशिका, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है ना। और अंड उपकरण में कितनी कोशिकाएं होती है? 3। तो एक तो कौन सी हो गई आपकी? अंड कोशिका, और 2 कितनी हो गई? सहायक कोशिका। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 3 कितनी हो गई? 7। ठीक है ना। तो कितनी कोशिका हो गई भाई? 7 कोशिका। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक परिपक्व भ्रूण कोश कैसा होता है? 7 कोशिकीय है। कैसा होता है? 7 कोशिकीय। अगर हम केंद्रक की बात करें, केंद्रक की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 केंद्रक तो किसमें हो गए? एंटीबॉडल सेल्स में। और 2 किसमें हो गए? केंद्रीय कोशिका में। 2 ध्रुवीय केंद्रक होते कि नहीं होते? यहाँ पर केंद्रक कितने हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और 3 केंद्रक यहाँ पे हो गए, तो 3 और 2 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो 7 कोशिकीय, और मैंने लिख दिया 8 केंद्रकीय। क्या लिख दिया मैंने? 8 केंद्रकीय। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक परिपक्व भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। 7 तो कोशिकाएं होती है, जिसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक केंद्रीय कोशिका, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। और केंद्रक कितने होते हैं? केंद्रक कितने होते हैं? 8। क्योंकि आपको पता है केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस कारण से कैसा हो जाता है? परिपक्व भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश कैसा होता है? 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय। पूरी काउंटिंग हो गई। और एक परिपक्व भ्रूण कोश का परिवर्धन कैसे होता है? भ्रूण कोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट कैसे होता है? भ्रूण कोश जिसको कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, इसका परिवर्धन कैसे हो रहा है? तो उसका जो परिवर्धन है ना, इसका विकास कैसे हुआ? देखो, ये तो है न्यूसेलस, पता है ना आपको? न्यूसेलस का मतलब बीजांड काय।
ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या कहा जाता है इसको? न्यूसेलस। अब देखो न्यूसेलस में से एक कोशिका बड़ी हो गई, एक कोशिका बड़ी हो गई, सघन जीव द्रव्य वाली हो गई, तो उसको क्या कह दिया हमने? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ? मेयोसिस। कितने मेगा स्पोर बने? गुरु बीजाणु बने 4, 4 में से 3 क्या हो गए? निष्क्रिय, एक एक्टिव हुआ। अब ये गुरु बीजाणु में क्या हुआ? माइटोसिस। कितने केंद्रक बने? 2। फिर हुआ माइटोसिस सेकंड, कितने बने? 4। फिर थर्ड हुआ बैक टू बैक, 3 लगातार होते हैं भाई, ध्यान रखना, 3 समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। कितने बन गए? 4। और चारों 4 4 बन गए ना, 8 केंद्रक हो गए। चारों 4 इस वाले ध्रुव पर, 4 इस वाले ध्रुव पर। अब इनमें क्या होगा? भित्ति बनेगी। भित्ति बनती है तो आपको पता है कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, वहां पर क्या आपको पता है 2 सहायक कोशिकाएं बन जाती है, एक अंड कोशिका बन जाती है। और ये जो कैलेजल एंड है उस पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बन जाती है। इनमें से एक एक केंद्रक कहाँ जाता है? बीच में आ जाता है, जो किसका निर्माण करता है? केंद्रीय कोशिका का निर्माण करता है। और एक जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है उसमें आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है जो आपको पता है। तो इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूण कोश का क्या होता है? निर्माण होता है। एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसको फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? फीमेल गैमेट होते हैं। क्योंकि आपको पता है केंद्रीय कोशिका फीमेल गैमेट का काम करेगी ना। एक्सेल जो नरयुग्मक आएंगे पराग नली में, पता है आपको सारी चीजें किस प्रकार से अंकुरण होगा, ठीक है ना। तो जो नरयुग्मक आएंगे वो किसके साथ जुड़ेगा? केंद्रीय कोशिका के साथ। और किसके साथ जुड़ेगा? अंड कोशिका के साथ। बाकी सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं बाद में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट कौन सा था? परागकण पोलन ग्रेन्स। तो उसकी स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, किस प्रकार से जनन कोशिका 2 नरयुग्मक का निर्माण करती है, फिर 2 नरयुग्मक कैसे आते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाली जो घटना है गुरु बीजाणु जनन, जिसके द्वारा गुरु बीजाणु बनता है, फिर गुरु बीजाणु से क्या बनता है? भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है? तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। भ्रूणकोश की संरचना को समझाइए तो आप समझा सकते हो, भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, भ्रूणकोश का परिवर्तन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझाइए, तो आप आसानी से समझा सकते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। तो सारी चीजें मैंने बड़ी आसान से आपको डायग्राम सहित बोर्ड पे बता दिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोर्ड पे एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि भाई किस प्रकार से क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर भी आप स्लाइड को देख लीजिए, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, भ्रूणकोश है, उसका डेवलपमेंट होता कैसे है भाई, ठीक है। चलो देखो। हाँ भाई, आपको देखो स्क्रीन पर आप कुछ दिखाई दे रहा है? आपको स्क्रीन पर जो मैंने डायग्राम बनाया है वही आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से भाई। देखो तो देखो इसमें न्यूसेलस दिखाई दे रहा है आपको। न्यूसेलस में देखो बीच में एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई ना, उसमें केंद्रक है, सघन जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं इसको? मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका समसूत्री विभाजन में गई ना। तो देखो अगले वाले डायग्राम में देखो अब क्या हुआ? मेगास्पोर डायोड जो मैंने बनाया था, मैंने कहा द्वितीयक बन गए, 2 गुरु बीजाणु बन गए। और फिर देखो अगले वाले चित्र में देखोगे तो आपको क्या हो गया? मेगास्पोर टेट्राड बन गया, अर्थात गुरु बीजाणु चतुष्क, 4 गुरु बीजाणु बन गए। कितने गुरु बीजाणु बन गए? 4। अब मैंने क्या कहा था भाई, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और एक क्या रहता है? एक्टिव बना रहता है। और एक गुरु बीजाणु ही आगे चलकर क्या करता है? गुरु बीजाणु का वो उसका भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस कारण से भ्रूणकोश के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक बीजाणुज कहलाती है। अब आगे देखोगे ना तो ये जो मेगास्पोर टेट्राड है इसमें से 3 तो नष्ट हो गए भाई, एक बचा। तो एक में क्या हुआ? माइटोसिस। 3 बैक टू बैक माइटोसिस होते हैं। पहला माइटोसिस होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे, दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। सेकंड में होगा 4 बनेंगे, चारों विपरीत ध्रुवों पर है। फिर तीसरा होगा तो 8 हो जाएंगे, चारों 4 एक वाले एंड पर, 4 एक वाले एंड पर, अर्थात 4 तो हो गए कैलेजल एंड पर, और 4 कौन से वाले एंड पर हो गए? पता है ना आपको? माइक्रोपाइलर एंड पर, ठीक है ना। इसके बाद इनके छात्र भित्ति बनना चालू हो जाती है। भित्ति बनना चालू हो जाती है तो 2 सहायक कोशिकाएं बनती है, एक अंड कोशिका, आप देख सकते हो ऊपर सिनेरेजेट लिखा हुआ है ना, और बीच में कौन सी वाली सेल है? एग सेल। बीच में क्या है? सेंट्रल सेल, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, अर्थात 2 ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक है ना। और 3 क्या होती है? इसमें एंटीपोडल सेल्स होती है। लास्ट वाला जो डायग्राम है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखो चैलेजल एंड दिखाई दे रहा है ना, कैलेजल एंड या चैलेजल एंड उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो निभाग वाला छोर है उस पर 3 एंटीपोडल सेल्स आपको दिखाई दे रही है, और बीच में आपको सेंट्रल सेल दिखाई दे रही है केंद्रीय कोशिका, जिसमें पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। और नीचे देखो आपको माइक्रोपाइलर एंड, मैंने दिखा था ना, ये कौन सा वाला छोर होता है? बीजांड द्वारी छोर होता है। तो इसमें आपको देखो नीचे नीचे फिलीफॉर्म अपैरेटस, तंतु रूप समुच्चय दिखाई दे रहे हैं ना आपको। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं तंतु रूप समुच्चय, और तंतु रूप समुच्चय का क्या काम है पता है ना आपको? तंतु रूप समुच्चय परागनली को दिशा निर्देशित करती है। इसके ऊपर देखो 2 सहायक कोशिका हैं, सिनेरेजेट सेल्स, और ये ऊपर क्या है? अंड कोशिका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों जो कोशिका है ना,
ना, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, एग अपैरेटस, अंड उपकरण। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो आपको ये पूरी जो स्लाइड है वो आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दी है, पहले मैंने पूरा डायग्राम बता दिया है। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो बड़ी आसानी से आपको किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाली जो घटना है उसका डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।